वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 278। ये टेस्ट सीरीज चल रही है आर ओ के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 278 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर मिर्जा गालिब से रिलेटेड। सुप्रसिद्ध उर्दू के शायर मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में? देखिए, इस तरह के प्रश्न आरओ में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आधा प्रश्न किसी के जन्म से रिलेट करता हुआ पूछ लेता है। ऐसे प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन स्टेट पीसीएस और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो सी है इसका आंसर। और मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? दिल्ली में। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1797 को आगरा में, और उनकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला? ये 1857 में किसी किसी जगह पर विद्रोह के नेता थे, जैसे कि बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, कुंवर सिंह थे बिहार में जगदीशपुर में, उधम सिंह नई संबंध रखते हैं 1857 के विद्रोह से। ये क्रांतिकारी हैं। इन्होंने जो है माइकल और डायर को गोली मारी थी, जिसने जलियांवाला बाग में लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलवाई थी। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में, इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो सी है इसका आंसर। देखिए, उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबद्ध नहीं थे, पंजाब के क्रांतिकारी थे वो। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल और डायर की लंदन में जाकर हत्या की थी मार्च 1940 में, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्यु दंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल की बात करें तो लखनऊ में, कुंवर सिंह की बात करें तो बिहार में, बिहार के जगदीशपुर में, और मौलवी अहमदुल्ला की बात करें तो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था इन तीनों ने, इन 3 जगहों पर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ? देखिए, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी, तो ये तो विद्रोह से प्रभावित था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह कर रहे थे, विद्रोह से प्रभावित था। लखनऊ बेगम हजरत महल कर रही थी, विद्रोह से प्रभावित था। चित्तौड़गढ़ नहीं था। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़गढ़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों में अगुवाई क्रमशः अगर बात करें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, जगदीशपुर में कुंवर सिंह कर रहे थे, और लखनऊ में बेगम हजरत महल। नंबर 4 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेंटिक? लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड कैनिंग था। सी है इसका आंसर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। पांचवा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? इनमें से 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था हेरसे, जॉन वेनेट हेरसे। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन वेनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? उसी ने बनाया था जो इस समय गवर्नर जनरल था, यानी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, विस्कांट पामस्टन, क्लीमेंट एटली, ग्लेडस्टोन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली नहीं थे, ग्लेडस्टोन नहीं थे, विंस्टन चर्चिल नहीं थे, विस्कांट पामस्टन थे। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्कांट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसका जो कार्यकाल है 1855 से 1858 तक था। उसके बाद 1859 से 1865 तक था। नंबर 8 पर आ जाइए। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ था? क्या कारण थे इसके, क्यों असफल हो गया था? देखिए, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया था क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सज्जित एवं संगठित थे भारतीयों की तुलना में। ये सारे सही हैं, ये सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। 1857 की असफलता के कारणों को यदि हम देखें तो पहला कारण, इस विद्रोह की कोई एक सुनियोजित योजना नहीं थी, अतः यह दिशाहीन हो गया विद्रोह। सुव्यवस्थित संगठन और पर्याप्त संसाधन नहीं थे विद्रोहियों के पास, यानी भारतीय विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले हथियार थे। भारतीय विद्रोहियों के पास तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ ही बेहतर नेतृत्व मौजूद थे, लेकिन अंग्रेजों के पास निकोलस, आउटरम, हैवलॉक, हडसन जैसे एक से एक कुशल सैन्य नेतृत्व मौजूद थे। इसके अलावा और क्या क्या, भारतीय पक्ष की तरफ विभिन्न गद्दार व्यक्ति भी मौजूद थे जिन्होंने भारत के कुशल नेताओं की सूचना अंग्रेजों को दे दी। विद्रोहियों के पास कोई एक निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी, निजी स्वार्थ से वशीभूत होकर युद्ध कर रहे थे वो, और देसी शासक विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। ये सभी थे 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण। सफल तो हो नहीं पाया वो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? स्वतंत्रता है ये, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? अशोक मेहता, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, डॉक्टर आर.सी. मजुमदार। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 10वां प्रश्न है, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? आर.सी. मजुमदार, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, बी.डी. सावरकर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने, किसके कथन है ये कथन है आर.सी. मजुमदार के। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, आर.सी. मजुमदार ने अपनी पुस्तक, और उनकी पुस्तक का नाम है द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1857 में प्रकाशित किया। और मजुमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें कही 1857 के बारे में, और वो पूछ ली जाती है एग्जाम में। 11वां प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा निम्नलिखित में से कब की थी? 17 नवंबर 1859 को, 6 जनवरी 1858 को, 31 दिसंबर 1857, 1 नवंबर 1858। 1858 में की थी। ठीक है, कंपनी के हाथों से शासन क्राउन के हाथों में चला गया 1858, 1858 में, 1 नवंबर 1858 ए। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? साइमन कमीशन, पील कमीशन, हंटर कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तो काफ़ी बाद में आया, 1927 में आया। क्या है इसका आंसर? यहाँ पर हो जाएगा पील कमीशन। ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग।
1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 को मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन या पील कमीशन का गठन किया, जिसमें सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया, यानी फूट डाल दी। नंबर 13 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किन प्रांतों से चयन किया था? उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी, उत्तर प्रांत से मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठा से। उत्तर प्रदेश यानी अवध प्रांत से नहीं किया था इन्होंने, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि यही वो लोग थे जिन्होंने विद्रोह को बढ़ाया, और गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था इन्होंने। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सिपाहियों की भर्ती। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश यानी अवध प्रांत और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए अंग्रेज इन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे। विद्रोह के समय बंगाल सेना ने 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से थे। 60% जो सैनिक थे अवध से थे और उत्तर पश्चिम प्रांत से थे। विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। ठीक है। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। नंबर 14 पर आ जाइए। 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह था। अब जैसे कि ये कथन है, अब ये कथन किसका है, ये प्रश्न बन गया। निकोलस आउटरम, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सर जॉन सीले। 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह था, यानी केवल सैनिकों ने कहा था, उसमें सैनिकों ने उसमें योगदान दिया अपना। ठीक है, ये व्यक्ति कहना चाह रहा है केवल सैनिक ही उसमें शामिल थे, कोई किसान नहीं था, कोई मजदूर नहीं था, जबकि ये गलत कह रहा है। और ये कथन है सर जॉन सीले का। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, सर जॉन सीले ने कहा था 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन जॉन सीले के विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि हम गहराई से परीक्षण करें तो देखेंगे कि इस विद्रोह में सिर्फ सैनिकों की ही भागीदारी नहीं थी, बल्कि देश का मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, जन सामान्य इत्यादि इस विद्रोह से जुड़ा हुआ था। ऐसे में इस विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह करार देना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। तो गलत कहा था जॉन सीले ने। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के परिणाम थे? परिणाम पूछ रहा है, पहले कारण अब परिणाम। दमन का कारण था पहले, अब परिणाम क्या हुआ। 1857 के बाद क्या क्या हुआ? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। अंग्रेजों ने भारत में साम्राज्य विस्तार करने की नीति का त्याग कर दिया। ये सारे के सारे सही हैं, मतलब ये सब कुछ हुआ, ये सारे परिणाम पैदा हुए, ये सारे परिणाम हुए 1857 की क्रांति के बाद। बिल्कुल ये हुआ, पहला भी हुआ, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ, तो सारे के सारे हुए थे। तो डी है इसका आंसर, 1 2 3 ये सभी। देखिए, 1857 के विद्रोह के परिणाम को देखें हम, तो इस विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज ने यानी क्राउन ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। इस विद्रोह के पश्चात कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नामक दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर एक भारत सचिव तथा उसकी 15 सदस्य वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। यह भारत सचिव ब्रिटिश सरकार का भारत संबंधी मामले देखने वाला एक मंत्री होता था। और क्या हुआ? 1857 के विद्रोह के बाद एक भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। क्योंकि इस अधिनियम के पारित किए जाने के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, इसलिए लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय बना। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है इस लाइन से। देखिए, इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत में साम्राज्य विस्तार करने की नीति का त्याग कर दिया।
तथा लोगों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति उन्होंने अपनाई। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए एक पील आयोग या पील कमीशन गठित किया गया था। इस आयोग ने ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय सेना में सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। और क्या क्या हुआ? 1857 के विद्रोह के पश्चात एक रॉयल कमीशन या रॉयल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने ब्रिटिश सरकार को सिफारिश की थी कि भारतीय सेना में अब जाति, समुदाय और धर्म इत्यादि के आधार पर रेजिमेंटों का गठन किया जाना चाहिए, और इसका अनुसरण करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यही नीति अपनाई। वो मान गए ऐसा करने के लिए। इस नीति का मूल उद्देश्य भारतीय समाज को विभाजित करना था तथा उन पर अपने शासन को निरंतर बनाए रखना था। ब्रिटिश सरकार की ऐसी नीतियों को फूट डालो और राज करो की नीति कहा जाता है। ये 15 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के। अधिकतर 14 प्रश्न 15 में से इसमें 1857 के विद्रोह से थे, जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।